जी तो नाज़रीन, ब्रेक के बाद मैं आपके साथ आपकी होस्ट डॉक्टर हुमा चिश्ती हम बात कर रहे हैं यूट्राइन फाइब्राइड्स पे, और इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं, अपने डॉक्टर से पूछते हैं। डॉक्टर आयशा बताइएगा कि ये जो यूट्राइन फाइब्राइड्स हैं या यूट्रस में हो जाने वाली रसोलियाँ हैं, क्या इसका रिस्क फैक्टर्स भी हैं कोई? जी बिल्कुल, इसके रिस्क फैक्टर्स वही हैं, इसकी फैमिली हिस्ट्री बहुत मैटर करती है। अगर पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री में ये चीज़ है तो उसकी वजह से पेशेंट रिस्क फैक्टर पे रहता है कि भाई इसमें ये चीज़ होगी। अच्छा। और दूसरी बात आ जाती है ओबेसिटी, अगर मोटापा है तो भी ये चीज़ आएगी। सेकेंड, उसके अलावा जो है ये हमारी डाइट में बहुत ज़्यादा, मैंने अभी आपको बताया कि डाइट की वजह से अक्सर औकात हमारी शुगर इंटेक ज़्यादा होने की वजह से, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स लेने की वजह से कभी कभार पेशेंट को ये कंप्लेन रहने लग जाती है। सही। कि अक्सर औकात जो है वो फाइब्रॉइड बनना शुरू हो जाता है। इसके अलावा हार्मोनल चेंजेस वो बहुत ज़्यादा जो है वो इसमें होते हैं, क्योंकि जब आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है तो आपके हार्मोन्स चेंज होना शुरू होते हैं। उनके चेंज होने की वजह से आपकी बॉडी में जो है रिस्क फैक्टर बन जाता है कि आपको फाइब्रॉइड हो सकते हैं। फिर आपकी हिस्ट्री में भी ना हो तो कभी कभार ऐसी भी फीमेल्स देखी गई हैं जिनकी फैमिली हिस्ट्री नहीं है लेकिन उसके बावजूद उन्हें हो जाता है, क्योंकि उनका स्ट्रेस लेवल बहुत बल्कि भी नहीं होती और फिर भी ये अक्सर औकात ये चीज़ होती है कि उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ने की वजह से उनके हार्मोन्स इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं, इतने ज़्यादा एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन डैमेज होता है जिसकी वजह से वो ये प्रॉब्लम। ये बल्कि बहुत अहम बात है जो आपने जिसकी निशानदेही की कि स्ट्रेस की वजह से भी ऐसा होता है, लेकिन कोई भी इसको फोकस नहीं करता। इवन अगर घर पे भी इस किस्म के मामलात होते हैं तो उनको जो है वो इग्नोर कर दिया जाता है, जबकि ये बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। स्ट्रेस हमारा लिटरली स्ट्रेस ही है, क्योंकि जब आपकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही होती तो ऑब्वियसली आपकी फैमिली की तरफ से थोड़ा सा आपके ऊपर प्रेशर आ रहा होता है, जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस लेवल एक नेचुरल चीज़ है जो कि खुद ब खुद बढ़ना शुरू हो जाता है। वो बढ़ता है तो वो फाइब्रॉइड कम होने की बजाय वो और बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं। बिल्कुल। मूड स्विंग्स आना शुरू हो जाती हैं, आपकी वो चीज़ें कंप्लेन करना शुरू कर देती हैं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता करके चीज़ें जो है वो और ज़्यादा ख़राब होती जाती हैं। नाज़रीन, आपको बताती चलूँ कि इसकी रेशो काफ़ी ज़्यादा है, और पाकिस्तान के हवाले से अगर बात की जाए तो ये 23.6% जो है ये पाकिस्तान की जो फीमेल्स हैं इसमें मुब्तला होती हैं, और 20 to 80% जो हैं इसका सामना करते हैं। तो ये मोस्टली जो है वो मिड एज में देखने में आता है, 50s में, लेकिन स्टार्टिंग इसकी अर्ली में भी हो जाती है, जैसे डॉक्टर आयशा ने हमें बताया। इसके अलावा अफ्रीकन एथनिसिटी जो है, यानी कि अफ्रीकन नस्ल जो है, उससे ताल्लुक़ रखने वाले लोगों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी जाती है। तो यहाँ आप हमें थोड़ा सा गाइड कीजिए हमारे पेशेंट्स के लिए, हमारे डॉक्टर्स के लिए और आम सुनने वालों के लिए भी, कि अगर किसी फीमेल को ये हो जाते हैं यूट्राइन फाइब्राइड्स तो क्या ऐसे कोई डायग्नोस्टिक टूल्स हैं, कोई ऐसे टेस्ट हैं जिससे हमें पता चल सके? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि पेशेंट जब आपके पास आता है तो आप जब पेल्विक एग्जामिनेशन करते हैं या फिजिकली उसको चेकअप देते हैं तो आपको उसमें पता चल जाता है, एक हार्ट स्टोव जो पार्ट है वो आपको महसूस हो जाता है। उसके बाद हम सबसे पहले अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। ठीक। अगर उसमें हो जाए तो ओके है, वरना फिर हमें पेशेंट का फिर MRI करवाना पड़ता है, क्योंकि कभी कभार ये साइज इतना छोटा होता है, कभी कभार अल्ट्रासाउंड पे वो चीज़ जो है वो शो नहीं हो पाती, और कभी कभार एंडोमेट्रियल जो है वो बायोप्सी भी करवाई जाती है कि कैमरे के थ्रू जो है वो बाकायदा अंदर से प्रॉपर चेक किया जाता है कि अंदर किस जगह पे एग्जैक्टली लोकेशन क्या है फाइब्रॉइड की। सही। अच्छा, ट्रीटमेंट के हवाले से बात अगर हम करते हैं तो हमारी होम्योपैथी में इसका कामयाब इलाज मौजूद है? जी बिल्कुल। अगर आप सिम्टम्स पेशेंट क्लियर दे रहा है और इस सिम्टम्स के ऊपर ट्रीटमेंट हो रहा है तो ये बहुत अच्छा काम है। लेकिन डॉक्टर आयशा, जैसे आपने बताया कि मोस्टली तो सिम्टम्स होते नहीं हैं, लेकिन चीज़ सामने आ गई कि पेशेंट को जो है फाइब्रॉइड्स हैं, देन हम कौन सी मेडिकेशन है, कोई है हमारी होम्योपैथिक में मेडिसिन? जी बिल्कुल। आपके जो हमारा जो सब सिरोजल, अगर हमारे जैसे अब अल्ट्रासाउंड हो गया तो हमें पता चल गया आउटर साइड में जो है एक वो फाइब्रॉइड पड़ा है, तो जाहिर सी बात है फिर हमने उसको ट्रीट तो करना है, हमने उसे बढ़ने नहीं देना। तो हमने उसके अंदर हमारी जो बेसिक मेडिसिन है जो हमारी फर्स्ट टाइप के लिए, वो हमारी उस्टरलेगो जाती है, क्योंकि ये प्रेशर कॉज करता है, क्योंकि एक मास बनता है तो वो एक पेट में प्रेशर जरूर रहता है। उसके अलावा आपकी फेरमपॉस और किलकेरिया काब, ये 3 मेडिसिन है बेसिक जो आपकी फर्स्ट टाइप में जो है बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। ठीक। उसके बाद अगर आप सेकंड टाइप में चले जाएं तो वहाँ पर फिर आपको इंट्राम्यूकोजल, उसमें जो है वो यही होता है कि यहाँ अगर साइज बड़ा है तो वो आपको पता है वो ब्लीडिंग वगैरह वो चीज़ें, पेशेंट को फटीग और वो चीज़ें, फीवर,
वीकनेस, एनीमिया, वो सारी चीज़ें रहेंगी। उसमें हमारी बेलाडोना बहुत अच्छा वर्क करती है हैवी ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए। फिर सेकंड आ जाती है जलसीमियम। अच्छा डॉक्टर आयशा, जैसे कि जी। ट्रीटमेंट के दौरान ऐसा होता है कि एलोपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट में वो हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए भी मेडिसिन देते हैं, तो हम लोगों के भी कोई हार्मोनल थेरेपी के तौर पे दी जाती है उसमें मेडिसिन? हमारे पास आ जाती है हमारी बेसिक जो मेडिसिन हैं, वो हमारी इग्नेशिया आती है, जिसको हम थोड़ा सा पेशेंट को मेंटली रिलैक्स करते हैं। सही, स्ट्रेस लेवल, बिल्कुल स्ट्रेस लेवल कम होगा तो ऑटोमेटिकली हार्मोन नॉर्मल होना शुरू पल्सा बहुत जबरदस्त मेडिसिन है हमारी। पल्सटीला एक मेडिसिन है जो बहुत अच्छा काम करती है। सीपिया बहुत अच्छा काम करती है। जब आप पेशेंट कहता है, कंप्लेन कर रहा होता है कि उसे नीचे की तरफ वजन महसूस हो रहा है, तो हमारी बेसिक मेडिसिन जो है वो सीपिया इस्तेमाल होती है यहाँ। ठीक। और नाज़रीन, यहाँ आपको एक और मेडिसिन के हवाले से शेयर करती चलूँ कि औरम्योर नेट हमारी मेडिसिन है। अगर मैं ये कहूँगी कि तमाम उन डॉक्टर्स के लिए भी गाइडलाइन के तौर पे कि जो ट्रीटमेंट करते हैं वो इस मेडिसिन को ज़रूर साथ में शामिल रखें, क्योंकि ये जो ग्रोथ होती है उसको फॉर द टाइम बीइंग प्रोसीजरल इसको आहिस्ता आहिस्ता से इसकी ग्रोथ को कम करना शुरू करती है। और यहाँ पेशेंट्स के लिए गाइडलाइन देती चलूँ कि जब भी आप किसी डॉक्टर से इसका ट्रीटमेंट करवाते हैं तो पेशेंस लेवल रखिए, क्योंकि ये जैसे ये डेवलप करने में टाइम लगता है, इसको रिड्यूस होने में भी टाइम लगता है, ये रातों रात ख़त्म नहीं होता, तो इसको टाइम लग जाता है। अब डॉक्टर आयशा, आप अपने एक्सपीरियंस की बिना पे हमारे नाज़रीन को बताइए कि ऑलमोस्ट कितनी टाइम लग सकता है इसको? इसमें आपको 3 to 6 मंथ, 3 to 6 और कभी कभार 1 ईयर का टाइम भी लग जाता है, क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा हो जाता है, जिसको वापस रिड्यूस करने में कभी कभार बहुत लंबा जो है वो टाइम भी लग जाता है। अच्छा, अब ये बात की कि साइज़ के हवाले से हम बात करें तो डॉक्टर आयशा, फाइब्राइड का जो इलाज है क्या ये सिर्फ ऑपरेशन ही है? यही समझा जाता है कि भाई जब ये एलोपैथिक से होके आते हैं हमारे पास रिपोर्ट्स लेके आते हैं तो वो ये कहते हैं कि फाइब्राइड्स हैं, तो डॉक्टर कह रहे हैं इसको रिमूव करवा दिया जाए, सर्जरी होगी। सर्जरी में ये है कि हम पहले अगर मेडिकेशन करके देख लें, ज़रूरी नहीं है कि हर फाइब्रॉइड में सर्जरी हो। मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि लोकेशन की वजह से कभी कभार हमारी लोकेशन वजह नहीं बन रही होती प्रेगनेंसी की रुकावट में, वहाँ पर हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। जैसे अगर ये आउटर लाइन में पड़ा है तो वो तो हमारे लिए कंप्लेनिंग है नहीं। अगर आप मेडिसिन लेते रहेंगे, वो रिड्यूस होता रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं, तो वो आपको कंप्लेन नहीं करेगा। अगर वो मिड लाइन में है तो वो अगर साइज़ में बढ़ रहा है तो वो आपको कंप्लेन करेगा। फिर आपको उसके लिए कभी कभार जो है अगर मेडिसिन से रिजल्ट नहीं आ रहा, आपकी ब्लीडिंग बहुत हैवी हो रही है, तो फिर आपको वहाँ पर उसको सर्जरी के लिए रिमूव करवाना पड़ता है। उसके अलावा अगर ये इंटरनल लाइनिंग में है तो वो फिर पेशेंट इतना ज़्यादा वेट नहीं करता कि मेडिसिन से उसको इजीली कर लिया जाए, मेडिसिन से कवर कर लिया जाए, लेकिन वो पेशेंट पे वहाँ पर जो है वो सर्जरी की तरफ जाना बेहतर समझता है। ठीक, यानी कि इसकी जो है वो सर्जरी उस वक्त करवानी पड़ती है जब ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाए, बहुत ज़्यादा जो है सिम्टम्स प्रोड्यूसिंग हो जाए। ओके डॉक्टर आयशा, आपके आने का बहुत शुक्रिया, लेकिन ये कि आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे नाजरीन को मैसेज दीजिए कि यूट्राइन फाइब्राइड्स जो हैं वो काबिले इलाज हैं, उनको अवेयरनेस दीजिए। जी बिल्कुल, अगर आप इसका होम्योपैथी के लिए इलाज करवाते हैं, ये बहुत अच्छा ट्रीट हो जाता है, लेकिन वही बात आ जाएगी, सेल्फ मेडिकेशन नहीं है, लेकिन आपने किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से जो है वो इसको ट्रीट करवाना है, ये ट्रीटेबल है, ज़रूरी नहीं है आपको सर्जरी करवाई जाए। और सेकंड बात, अक्सर प्रेगनेंसी की वजह से लोग परेशान हो जाते हैं, तो उसमें आप लाजमी अपने डॉक्टर से पूछें, अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट से पूछें भाई इसकी लोकेशन क्या है, ठीक, ताकि हम उसके मुताबिक जो है इसको लेकर चल सके। अदरवाइज ये ट्रीटेबल है, आप इसको कोशिश करें कि मेडिसिन से जो है वो ट्रीट करें। थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच डॉक्टर आयशा, आप हमारे प्रोग्राम में आई। बहुत अरसे के बाद हमने आपको बुलाया, आप आई, आपके आने का शुक्रिया, और बहुत ही मुफीद मालूमात आपने दी। नाजरीन, आपने यूट्राइन फाइब्राइड्स के हवाले से आज तमाम गुफ्तगू सुनी। हमने पूरी कोशिश की कि ऑल एस्पेक्ट्स पे बात की जाए और आपको गाइडलाइन दी जाए और इसका सोल्यूशन बताया जाए और अवेयरनेस दी जाए। तो आइंदा किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर अपने चैनल पे और अपने हेल्थ स्पेशल पे आपसे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।